जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज हमारी कहानी का नाम है काबुली वाला, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आप सभी जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और इसके चित्र बनाए हैं मैथिली जोशी ने और इसको ट्रांसलेट किया है अरविंद गुप्ता ने। और इसके ओरिजिनल पब्लिशर है स्टोरी वीवर। इनका जन्म 7 मई 1861 को महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के घर में हुआ था। ये ब्रह्म समाज के एक नेता थे, एक प्रतिष्ठित बंगाली कवि, लेखक, चित्रकार, नाटककार और संगीतकार भी थे। उन्होंने स्कूल न जाकर घर पर ही अनेक टीचरों से विभिन्न विषयों की शिक्षा हासिल की। उन्होंने बच्चों के लिए शिशु, डाकघर, वीर पुरुष, प्रोशनों, सहजपद और अन्य की रचना लिखी है। और 1913 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित नाइटहुड प्रदान किया गया, लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग कांड के विरोध में उन्होंने इसे त्याग दिया था। वो एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे। उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो पूर्व और पश्चिम का एक संगम था। उनकी गीतों की रचनाओं में से जन गण मन और अमर शोनार बांग्ला को भारत और बांग्लादेश के बाद में अपने राष्ट्रीय गीतों के रूप में चुना गया। आप सभी जानते हैं हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। और इनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। अब चलिए थोड़ा कहानी समझ लेते हैं। 1892 में प्रकाशित काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर। यह कहानी एक छोटी लड़की मिनी और एक बूढ़े आदमी के बारे में है। काबुली वाला काबुल का एक छोटा व्यापारी है जो सूखे मेवे बेचता है और सूद पर पैसे उधार देने का धंधा करता है। यह कहानी एक बेमेल जोड़ी के बीच बिना शर्त के प्यार पर केंद्रित है। ये कहानी एक पिता के दिल की सार्वभौमिक भावनाओं और समय के बीतने की वास्तविकता को भी उजागर करती है। मेरी 5 साल की बेटी बिना बात किए एक पल भी नहीं रह सकती। पैदा होने के बाद उसे अपनी भाषा सीखने में केवल 1 साल का समय लगा। उसके बाद वो जागते समय चुप रहकर कभी भी एक पल बर्बाद नहीं करती। उसकी माँ उसे कभी कभी डांट डपट कर चुप करा देती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसे चुप देखकर मुझे अजीब लगता है, इसलिए मेरे साथ उसकी बातचीत उत्तेजना के साथ चलती है। एक दिन सुबह मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय को लिखना शुरू किया। जब मिनी ने अंदर आकर अपनी बातचीत शुरू की, बाबा, रामदयाल चौकीदार को कुछ भी पता नहीं। वो कौवे को कौवा कह रहा था। वो कुछ भी ठीक तरह से नहीं जानता। इससे पहले कि मैं इस दुनिया में मौजूद विभिन्न भाषाओं के बारे में लिखना शुरू कर पाता, उसने यह कहकर अपना विषय बदल दिया कि बाबा, भोला कह रहा था, हाथी अपनी सूंड से पानी फेंकते हैं और इसलिए ही बारिश होती है। देखिए, भोला कुछ भी कहता है, वो दिन रात बस बड़बड़ करता रहता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। उसने इस पर मेरी राय का इंतज़ार नहीं किया और मुझसे पूछा, बाबा, माँ आपकी कौन लगती है? मैंने अपने मन में कहा, भाभी, लेकिन सच में मैंने वो कहा नहीं। मिनी, तुम जाओ और भोला के साथ खेलो, मुझे अभी कुछ काम करना है। फिर घुटनों और हाथों का उपयोग करते हुए मेरे लिखने की मेज के पास बैठकर एक तेज लय में आगड़म बगड़म का खेल खेलना शुरू कर दिया। मैं अपने 17वें अध्याय पर था। उसमें एक अंधेरी रात के समय प्रसाद सिंहा कंचनमाला के साथ ऊंची जेल की खिड़की से कूदने वाला था। मेरा कमरा सड़क के बगल में है। अचानक मिनी ने आगड़म बगड़म का अपना खेल बंद कर दिया और वो खिड़की की ओर भागी और तेज आवाज में काबुली वाले कहकर किसी को बुलाने लगी। एक ऊंचा काबुली वाला धीरे धीरे सड़क पर से गुजर रहा था। वो ढीले गंदे कपड़े और एक पगड़ी पहने था। उसके कंधे पर एक थैला लटका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी उसे देखकर इतनी उत्साहित क्यों थी और उसे इतनी ज़ोर से क्यों बुला रही थी। मुझे लगा कि शायद उसके थैले के साथ कुछ परेशानी होगी और मैं फिर अपना 17वां अध्याय पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मिनी की पुकार सुनकर काबुली वालों ने मुस्कुराते हुए हमारे घर की ओर आने लगा, तो मिनी तुरंत घर के अंदर भाग गई।
मिनी को ऐसा लगा कि जैसे काबुली वाले ने अपने बड़े थैले के अंदर उसे कुछ बच्चे भरे हैं। आगड़म बागड़म सैनिकों को निर्देश देने वाला एक खेल जो बंगाली गीतों से उपजा है। काबुली वाला काबुल अफगानिस्तान से आया था। वो सूखे मेवे बेचने और सूट पर पैसे उधारी का कारोबार करता था। काबुली वाले ने मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरा अभिवादन किया। मैं सोच ही रहा था कि वैसे भी प्रताप सिन्हा और कंचनमाला के साथ स्थिति काफ़ी कठिन थी, पर अब जब हमने काबुली वाला अंदर बुलाया ही है तो उससे कुछ भी ना खरीदना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उससे कुछ खरीदा। फिर मैंने और अब्दुल रहमान ने रूस अंग्रेजी सीमा सुरक्षा कानूनों जैसे विविध विषयों पर चर्चा की। जाते समय उसने पूछा, बाबूजी आपकी बेटी कहाँ गई? मैंने मिनी को अंदर से उसके डर को तोड़ने के लिए बुलाया तो वो बड़े शक के साथ उसके थैले को घूरती रही। काबुली वाले ने अपने थैले से कुछ किशमिशें निकाली और मिनी को भेंट की। उसने उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। उसकी बजाय संदेह के कारण उसने मेरे घुटनों को आकर बहुत कसकर पकड़ा। मिनी का काबुली वाले से पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिनों के बाद जब मैं बाहर जा रहा था तब मैंने देखा कि मेरी बेटी काबुली वाले से बिना किसी डर के, बिना रुके और ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही थी। वो हमारे दरवाजे के बगल वाली बेंच पर बैठी थी। काबुली वाला मुस्कुराते हुए उसके पैरों के पास बैठा था और अपनी टूटी फूटी बंगाली से में उसे अपनी राय दे रहा था। मिनी को अपने 5 साल के छोटे से जीवन में अपने पिता को छोड़कर इतनी तसल्ली से सुनने वाला और कोई श्रोता नहीं मिला था। मैंने देखा कि काबुली वाले ने उसे बहुत सारी किशमिशों और बादाम दिए थे और काबुली वाले से मैंने कहा, तुमने उसे फिर से यह सब कुछ क्यों दिया? आगे से मत देना। और उसके बाद मैंने उसे 50 पैसे का एक सिक्का दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार किया और अपने थैले में रख लिया। जब मैं घर लौटा तो सिक्के को लेकर बहुत हाय तौबा हुई। मिनी की माँ उसे डांट रही थी और पूछ रही थी, ये सिक्का तुम्हें कहाँ से मिला? मिनी ने कहा, काबुली वाले ने मुझे वो दिया। उसकी माँ कह रही थी, तुमने उसे क्यों लिया? मिनी ने रोते हुए कहा, मैंने उससे नहीं मांगा था, उसने खुद ही दिया। मैंने आकर मिनी को संभावित खतरे से बचाया और उसे बाहर ले गया। फिर मुझे पता चला कि काबुली वाले के साथ मिनी की दूसरी बैठक नहीं थी। वो लगभग हर रोज आता था। उसने पिस्ते बादाम आदि देकर मिनी के लालची दिल को जीत लिया था। मैंने यह भी देखा कि दोनों मिलकर आपस में कुछ मजाक करते थे। उदाहरण के लिए उसे देखकर मेरी बेटी पूछती थी, काबुली वाले तुम्हारे उस थैले में क्या है? फिर रहमत अपनी गहरी आवाज़ में उसे आवाज़ देता और मुस्कुराते हुए कहता, उसमें एक हाथी छुपा है। यह कहना कि उसके थैले के भीतर एक हाथी है, उसे ज़रूर कोई हादसे होगा। कोई भी आसानी से देख सकता है कि वह कोई अच्छा हादसे नहीं था, लेकिन फिर भी उन दोनों को वो मजाक पसंद था। उस सर्दी के मौसम में सुबह सुबह एक बच्चे और एक वयस्क की हंसी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनके बीच एक मुहावरा भी काफ़ी प्रचलित था। रहमत मिनी से कहता था, छोटी लड़की तुम कभी अपनी ससुराल नहीं जाओगी। बंगाली परिवारों में लड़कियां अपने जन्म के बाद से ही ससुराल के घर वाक्य से अच्छी तरह वाकिफ हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा दृष्टिकोण आधुनिक था इसलिए हमने मिनी को ऐसे विचारों से अवगत नहीं कराया था। मिनी रहमत की बात को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन क्योंकि चुप्पी बनाए रखना उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था इसलिए उसने पूछा, फिर क्या तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने उत्तर दिया, मैं अपने ससुर की पिटाई लगाऊंगा। ससुर का नाम सुनकर मिनी हंस पड़ी। वो ससुर नाम से एक अज्ञात व्यक्ति की दुर्दशा पर हंसती थी। आज सर्दी की साफ और धूप वाली सुबह थी। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिग्विजय के लिए बाहर जाते थे, लेकिन क्योंकि मैं कभी भी कोलकाता से बाहर नहीं जाता था, शायद इसलिए मेरा दिमाग दुनिया भर में घूमता रहता था। मैं अपने कमरे के एक कोने में बैठे हुए खुद को एक यात्री की तरह महसूस करता था। मेरा मन बाहरी दुनिया में जाने के लिए तड़पता रहता था। जैसे ही मैं किसी स्थान या विदेशी का नाम सुनता था, वैसे ही मेरा दिल भटकने लगता था। मैं नदियों, पहाड़ों और जंगलों के बीच एक झोपड़ी की कल्पना करता और उससे आनंदपूर्ण स्वतंत्रता का विचार मेरे जहन में जगता था। घर में रहने की मेरी इतनी आदत हो गई थी कि घर से बाहर जाने के बारे में सोचने भर से मुझे ऐसा लगता था
जैसे मेरे सिर पर कोई तेज बारिश हो रही हो। इसलिए सुबह अपने छोटे से कमरे की मेज के सामने बैठकर मैं काबुली वाले के साथ तमाम यात्राएं करता था। सकरे रेगिस्तानी रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, सामान ढोने वाले ऊँटों की कतारें, पगड़ी वाले व्यापारी जो या तो पैदल चलते या फिर ऊँट पर सवारी करते। किसी के हाथ में भाला, किसी के हाथ में एक पुरानी बंदूक होती। काबुली वाला अपनी गहरी आवाज़ और टूटी फूटी बंगाली में मुझे अपनी जन्मभूमि के बारे में बताया करता था और वो तस्वीरें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। दिग्विजय ऐसा युद्ध जिसमें राजा सम्राट दुनिया के सभी कोनों के राज्यों पर जीत करने का प्रयास करता है, ये दिग्विजय का मीनिंग है। मिनी की माँ एक डरी हुई इंसान थी। जब कभी वो गली में शोर सुनती तो उन्हें लगता कि दुनिया भर के शराबी हमारे घर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यह अनुभव करने के बाद कि वह पृथ्वी चोरों, लुटेरों, सांपों, बाघों, मलेरिया, कैटरपिलरों, तिलचट्टों और गोरे लोगों से भरी हुई है, इस दुनिया में कुछ समय तक रहने के बाद भी वह भयावह सोच उसके दिमाग से नहीं निकलती थी। रहमत काबुली वाले को लेकर भी उसके मन में तमाम शंकाएं थीं। वो बार बार मुझसे अनुरोध करती थी कि मैं उस पर विशेष ध्यान दूं। जब मैं उनके संदेह को दूर करने की कोशिश करता तो मुझसे बार बार पूछती, क्या कभी कोई बच्चा चोरी नहीं हुआ? क्या काबुल में गुलामों का कोई व्यापार नहीं होता? क्या एक लहीम शहीम काबुली वाले के लिए एक छोटी बच्ची को चुराना असंभव है? अंत में मुझे उनकी बात को मानना पड़ा। वो बात असंभव नहीं लेकिन अविश्वसनीय ज़रूर थी। अब हर किसी में विश्वास करने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए मेरी पत्नी डरी रही, लेकिन फिर भी मैं रहमत को अपने घर आने से मना नहीं कर पाया। हर साल जनवरी के मध्य में रहमत अपने वतन जाता था। यह वो समय होता था जब वो अपने दिए कर्ज को दोबारा वसूल करने में व्यस्त रहता था। वो घर जाकर अपना पैसा वसूल करता था, फिर भी वो दिन में एक बार मिनी से मिलने ज़रूर आता था। ऐसा लगता था जैसे उसके बीच कोई साजिश हो। जिस दिन वो सुबह नहीं आता था उस दिन मैं उसे शाम को देखता था। अगर आप एक ऊंचे आदमी को अंधेरे में एक मैला थैला लिए हुए देखें तो आपके मन में ज़रूर आशंकाएं पैदा होंगी, लेकिन जब मैं मिनी को और उसकी ओर हंसते हुए, दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए देखता हूँ, काबुली वाले, काबुली वाले, और फिर उन दोनों दोस्तों के बीच की नोकझोंक सुनता हूँ तो मेरा दिल खुशी से भर जाता था। एक सुबह मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ था, निबंध लिख रहा था, उसको जांच रहा था। 2-3 दिन पहले ही सर्दियां खत्म हुई थी, पर फिर भी ठंड से हर कोई कांप रहा था। खिड़की से अंदर जाकर सूरज की किरणें मेज के नीचे मेरे पैर को गरमा रही थीं। धूप काफ़ी गर्म थी। शायद सुबह के 8 बज रहे थे और सुबह टहलने वाले लोग टोपी पहने उस समय घर वापस लौट रहे थे। तभी गली से तेज आवाज़ें आने लगीं। मैंने देखा कि 2 गार्ड रहमत के साथ थे और रहमत के हाथ बंधे हुए थे। जिज्ञासु लड़कों की एक टोली उनका पीछा कर रही थी। रहमत के कपड़ों पर खून के निशान थे और एक गार्ड के हाथ में खून से लथपथ एक चाकू था। मैं अपने गेट के बाहर गया और मैंने गार्ड को रोककर उनसे घटना के बारे में पूछा। मैंने सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से एक रामपुरी चादर खरीदी थी। बाद में उसकी कीमत चुकाने का वादा किया था, पर जब उसने उस कर्ज को चुकाने से इनकार कर दिया तो रहमत नाराज़ हुआ और उसने उसे चाकू मार दिया। ये रहमत हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं। रहमत कुछ बुरा भला कह रहा था। उसी समय मिनी काबुली वाले चिल्लाते हुए अंदर से बाहर आई। मिनी को देखकर रहमत का चेहरा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ चमक उठा। उसके कंधे पर उसका थैला नहीं था, इसलिए उन्होंने थैले के बारे में कोई नोक-झोंक नहीं की। मिनी ने पूछा कि आप अपने ससुराल जा रहे हैं? रहमत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। मिनी को हंसाने के लिए उसका जवाब पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने मिनी को अपने बंधे हुए हाथ दिखाए और कहा, मैंने अपने ससुर को पीटा होता, पर अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं। रहमत को कई साल जेल की सज़ा सुनाई गई। फिर मैं उसके बारे में सब कुछ भूल गया। हम लोग घर में दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यस्त रहे। कैसे एक पहाड़ियों पर रहने वाला स्वतंत्र आदमी ने एक जेल की ऊंची दीवारों के पीछे इतने साल गुजारे होंगे, ये बात मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आई। मिनी का स्वभाव इतना बचकाना था कि पिता के रूप में मुझे उसे स्वीकारने में भी शर्म आती थी।
वो आराम से अपने पुराने दोस्त को भूल गई और अब उसे एक घोड़े वाले से दोस्ती हो गई। फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ी हुई, अन्य लड़कियां उसकी दोस्त बनी। अब वो अपने पिता के कमरे में भी बहुत कम आती थी। ऐसा लगता था जैसे पिता और पुत्री के बीच दोस्ती खत्म हो गई हो। इस तरह कई साल बीत गए। फिर एक बार सर्दियां आईं। अब मिनी की शादी तय हो गई थी। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान उसकी शादी होने वाली थी। फिर मेरी खुशी का स्रोत मुझसे दूर हो जाएगा। मेरे घर में दुर्गा कैलाश पर्वत पर चली जाएगी। वो सुबह बहुत खूबसूरत थी। मानसून की बारिश के बाद सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थीं। पास में खड़े पुरानी ईंटों और सूखी चूने के घर धूप में चमक रहे थे। सुबह से ही हमारे घर में शहनाई बज रही थी। मुझे रोना आ रहा था। गमगीन भैरवी रागनी पतझड़ के सूरज के साथ दुनिया में मेरी उदासी फैला रही थी। सुबह से ही घर पर कोहराम मचा हुआ था। लोग आ जा रहे थे। आंगन में बांसों का पंडाल बनाया जा रहा था। झाड़ फानूस लगाए जा रहे थे। घर में भीड़ का कोई अंत नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठे खर्चा लिख रहा था। तभी रहमत अंदर आया और उसने मुझे सलाम किया। पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। ना तो उसके कंधे पर थैला लटका था, ना ही उसके लंबे बाल थे। उनके शरीर में भी अब वो पुरानी ताकत नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा, रहमत तुम कब आए? उसने कहा, कल शाम को ही मैं जेल से रिहा हुआ हूँ। ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में खतरे की घंटी बज रही हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी किसी कातिल आदमी को नहीं देखा था। मुझे अपने अंदर एक सिहरन सी महसूस हुई। आज के शुभ दिन में चाहता था कि ऐसा आदमी मेरे यहाँ ना आए। मैंने उससे कहा, आज मैं घर के एक ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ, तुम आज यहाँ से चले जाओ। उसने तुरंत बाहर जाना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने के बाद वो कुछ रुका और उसने कहा, क्या मैं एक बार खुकी को नहीं देख सकता? उसका मानना था कि मिनी उतनी ही छोटी होगी जितनी वो कभी हुआ करती थी। वो दौड़ती हुई आएगी और उसे काबुली वाले कहकर बुलाएगी। फिर वे अपनी मज़ेदार बातें जारी रखेंगे। वो अपने साथ अंगूर, कुछ बादाम, किशमिश का एक डिब्बा भी लाया था, जो उसने अपने एक हमवतन दोस्त से मांगे थे, लेकिन उसके पास उसका थैला नहीं था। मैंने कहा, आज घर पर एक समारोह है, आज तुम किसी से नहीं मिल पाओगे। वो थोड़ा परेशान हुआ। वो चुपचाप खड़ा रहा और कुछ देर तक मुझे देखता रहा और फिर से सलाम बाबू कहकर वहाँ से जाने लगा। मैंने अपने दिल में कुछ दर्द महसूस किया और मैं उसे वापस बुलाने की सोचने लगा। तभी मैंने उसे वापस आते हुए देखा। वो मेरे पास आया और उसने कहा, ये कुछ अंगूर, बादाम और किशमिश हैं जो मैं खुकी के लिए लाया था, कृपया आप उसे ये दे देना। पर जैसे ही मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा, आपकी ये बड़ी मेहरबानी है, खुकी हमेशा याद रहेगी। कृपया मुझे पैसे ना दें। आपकी तरह मेरे घर में भी एक बेटी है। मैं उसके बारे में सोचता हूँ और फिर आपकी बेटी के लिए कुछ मिठाई लाता हूँ। मैं यहाँ कोई धंधा करने नहीं आता हूँ। यह कहते हुए वह अपने ढीले चोगे के अंदर हाथ डालता है और अपनी छाती के पास कहीं से एक गंदे टुकड़े को बाहर निकाला और फिर बहुत सावधानी से उसके तहों को खोलकर मेरी मेज पर फैलाया। मुझे उस कागज़ पर एक छोटे से हाथ की छाप दिखाई दी। ना तो वो कोई फ़ोटो थी, ना कोई पेंटिंग। वो काले रंग की कालिक का उपयोग करके कागज़ पर एक छोटे से हाथ की छाप थी। फिर रहमत ने अपनी बेटी की इस याद को अपनी छाती में दोबारा छिपा लिया। रहमत हर साल कलकत्ता की सड़कों पर मेवे बेचने के लिए आता था, पर जैसे ही वो अपनी छोटी बच्ची के हाथ की छाप को छूता था, उसका दिल अमृत से भर जाता था। ये है वो छाप जो उसकी बेटी की थी। वो देखते ही मेरी आंखों में पानी आ गया। उस समय मैं भूल गया कि वो एक काबुल का मेवे बेचने वाला था और मैं बड़े घर का एक संभ्रांत बंगाली था। मैंने अब उसे एक पिता के रूप में समझा और उसे छोटे से हैंड प्रिंट ने मुझे मेरी मिनी की याद दिला दी। मैंने उसे तुरंत अंदर बुलाया और घर की महिलाओं ने कई आपत्तियां उठाईं, लेकिन मैंने उनकी कोई परवाह नहीं की। फिर माथे पर चंदन का टीका लगाए, लाल दुल्हन की साड़ी पहने मिनी आई और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली वाला पहली बार उलझन में पड़ गया और इस बार वे अपनी पुरानी बातचीत शुरू नहीं कर पाए। अंत में मुस्कुराते हुए उसने कहा, खुकी, क्या तुम अपनी ससुराल जाओगी?
मिनी को अब ससुराल का मतलब पता था, इसलिए उसने उसे पहले की तरह जवाब नहीं दिया। वो शर्मा गई और दूसरी ओर देखने लगी। मुझे वो पहला दिन याद है जब वे दोनों अपनी पहली मुलाकात कर रहे थे। मेरे दिल में उस बात का दर्द था। मिनी के जाने के बाद रहमत फर्श पर बैठा। अचानक उसको समझ में आया कि उसकी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी। मैंने उसे एक करेंसी नोट दिया और उससे कहा, रहमत, अपनी बेटी के लिए घर वापस जाओ। जब तुम अपनी बेटी से मिलो तो उससे मेरी मिनी को भी बहुत अच्छा लगेगा। उन पैसों का दान करने के बाद मुझे शादी की कुछ चीज़ों में ज़रूरी कटौती करनी पड़ी। अब शादी में रंगीन बल्बों की सजावट नहीं होगी, ना संगीत के लिए कोई बैंड बाजा होगा। अंदर घर की महिलाएं ज़रूर दुखी होंगी, लेकिन उस उत्सव वाले दिन एक दिव्य प्रकाश ने मेरे हृदय को रोशन कर दिया। बच्चों, कितनी मार्मिक कहानी है। एक पिता अपनी बेटी के लिए कितना तड़प रहा है, कितना दर्द है उसके अंदर, और जो दूसरा पिता है उसने भी उसके दर्द को समझा। उसने अपनी बेवजह के खर्चों में कटौती करते हुए उसकी मदद करने की कोशिश की। तो ऐसा ही हमें भी करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करें।